हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सरकार क्या है। तो हम जानेंगे सरकार के बारे में। ठीक है, देखिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर को चलाने के लिए घर का एक मुखिया ज़रूरी होता है हर निर्णय लेने के लिए, जैसे मेरे पापा हो गए या दादाजी हो गए, ठीक है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए सरकार को होना बहुत ही आवश्यक है। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए लीजिए, गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है, क्योंकि अगर शांतिपूर्ण संबंध नहीं बना रहेगा तो दूसरे देश भारत देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। मान लीजिए किसी के घर में झगड़ा हुआ या फिर किसी ने किसी का ज़मीन हड़प लिया, किसी ने किसी के घर में चोरी किया, तो वो कहाँ जाते हैं? न्याय के लिए न्यायालय जाते हैं। वो भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए लीजिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। अगर देश की सीमा की सुरक्षा नहीं की जाएगी तो बाहर के देश जो है वो इस पर हमला कर सकते हैं और फिर से वही नौबत आ सकती है, देश को गुलाम बनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। मान लीजिए कि अगर सरकार नियम ना बनाए, निर्णय ना ले, तो ये देश क्या होगा, तहस नहस भी हो सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल में हर तरह का नियम बना हुआ रहता है। टाइम पर आना है, टाइम पर प्रे हो रहा है, टाइम पर लंच, टाइम पर पढ़ाई। तो उस तरह से क्या रहता है, स्कूल का नियम बना हुआ रहता है और सारे काम अच्छे से होते हैं। उसी तरह सारे काम अच्छे से होने के लिए सरकार को नियम बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे सरकार के स्तर। ठीक है, सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये इंतज़ाम कैसे कर सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर जैसे हो गया, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर का मतलब हो गया आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब हो गया जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, और जैसे हरियाणा या असम की सरकार, ठीक है, पूरे राज्य में काम करती है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। ओके, या तो आप जान ही गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे, ये देखिए भारत का मैप बना हुआ है और यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ इसे ध्यान से देखिएगा। ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या करता है कि यहीं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। कब बना? तो 2 जून 2014 को।
एक और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, ये भी डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को भी कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो क्या होता है, उसे जुर्माना लग सकता है या फिर उसे सजा हो सकती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि सरकार कानून बना रहा है तो उसको सब मान रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्यायालय जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और न्यायालय उसकी पूरी मदद भी करता है। अब हम यहाँ देखेंगे सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सरकार दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है ऑटोक्रेटिक और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है राजतंत्र, राजशाही। ठीक है, राजशाही का मतलब आप जानते होंगे, राजा जो अपनी निर्णय लेगा वही सब पर मान्य होगा, फिर चाहे राजा जैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बर्बर हो। जैसे औरंगजेब थे, बहुत बर्बर टाइप के रहे, आपको उनका हुक्म मानना ही मानना है। इस टाइप के बहुत से राजा रहे बर्बर टाइप। तो ऐसे निरंकुश राजा से प्रजा की बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ा, प्रजा को बहुत बड़ा शोषण हुआ। तो बाद में जाकर लोकतंत्र की नींव रखी गई। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यानी कि लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो एक सरकार का निर्माण करती है। अब वो सरकार क्या करती है, सभी की सहमति से मिलकर नियमों का निर्माण करती है, तभी वो नियम सभी पर अवेलेबल हो। अब सरकार की बात करें तो वो 5 वर्ष की होती है। वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुमत ना रहने की वजह से सरकार 5 वर्ष से पहले ही गिर जाती है। ठीक है, सरकार के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। आई होप आप लोग सरकार के बारे में समझ पाए होंगे। ओके, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार कैसी है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। अभी हमने आपको बताया, एक बार चुन लिए जाने के बाद यानी लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर राजा या रानी अगर कोई निर्णय ले रहा है तो वो प्रजा को बताना ज़रूरी नहीं समझते थे। ठीक है, और सफाई देनी पड़ती है, यानी लोकतंत्र में अगर किसी भी तरह का सरकार निर्णय ले लिया है तो जनता को बताना अपना कर्तव्य समझता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। एक दूसरी तरह की सरकार होती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि वोट डालने पर सरकार चुनी जाती है, लेकिन राजतंत्र में क्या होता था कि पिता के पुत्र ही राजा बनते थे। फिर राजतंत्र एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्र सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी, अभी हमने आपको बताया, राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। ठीक है, अपने निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़े। अभी हमने आपको बता दिया, फिर से रिपीट हो जा रहा है तो अच्छी बात है। और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती। वो अपने निर्णय की सफाई प्रजा को नहीं देती थी, लेकिन यहाँ भी जो सरकार है वो अपने निर्णय की
सफाई जनता को देती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे लोकतंत्र की सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, कितने सारे लोगों के खून गए, कितने सारे लोगों की जानें गई, तब जा कर के देश को आज़ादी मिली है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ठीक है, लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, लोगों का ही शासन। लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनती है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। ठीक है, अब वोट डालने का अधिकार है तो ये भी जान लेते हैं कि भारत में मत अधिकार को अनुच्छेद 325 और 326 के अनुसार वयस्क नागरिकों को जो पागल या अपराधी ना हो मत अधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म जाति के आधार पर लिंग भेद के कारण मत अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देखिए संविधान लागू होने से पहले क्या था कि भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को ही वोट डालने का अधिकार था, वो भी किसको, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो उन्हें, और किसी को नहीं। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सारे लोग मताधिकार का हकदार हुए। और रही बात, देखिए एक बात और है कि भारत शासन अधिनियम महिलाओं के बारे में है। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला, तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, यहाँ देखेंगे कितना, 1919। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। कब मिला, 1919 को। ठीक है, अब देखेंगे आगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अभी जो हमने बताया, अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब ये था कि औरतें गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी के पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिनियम की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। गांधी जी कह रहे कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। हालांकि सब भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकते हैं। जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो लोग गरीब है, वो वोट नहीं दे सकते। तो गांधी जी कह रहे हैं कि वो सहमत नहीं थे। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। अब इसमें उसकी क्या गलती है, वो गरीब है। तो इस लाइन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, संसार में कहीं भी सरकार ने स्वच्छ से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में, देखिए अब यूरोप और अमेरिका की बात हो रही है। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों
को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। इंडिया में भी ऐसा, और देखिए अमेरिका में ऐसा होता था कि अमेरिकी यूरोप में क्या होता था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो देश जैसे जैसे देखिए अमेरिकी यूरोपीय देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, पर क्या हुआ, जैसे जैसे समय की मांग बढ़ी, आंदोलन स्टार्ट हुआ, तब महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। जब विश्व युद्ध हो रहा था, सारे मर्द तो चल जाते थे युद्ध पर, फिर कम फैक्ट्रियों कौन संभालेगा, ठीक है, वहाँ भी तो चाहिए ना कोई। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। यानी पहले ये कहा जाता था कि नहीं, औरतें सिर्फ घर में ही अच्छी लगती है, पुरुषों को ही बाहर के काम करने चाहिए। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवाद धारणा बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसलिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में मिला, ठीक है। यानी भारत में 1919 और अमेरिका में 1920 में, ठीक है। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद यानी 1928 में मिला, 8 साल बाद, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन है, सब क्वेश्चनों का आप आंसर बताइएगा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश के नाम बताएं, अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम, अपने जिले और उसकी पड़ोसी जिले के नाम, अपने जिले की राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग, ये सारे क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बनाइए, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम पाकिस्तान, चीन, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग और भी आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सरकार सबसे क्या समझते हैं? ये सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार अपने जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा नंबर में है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। यानी इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग को चैप्टर इतने अच्छे से मैंने समझाया है कि आप लोग इसका आंसर तुरंत बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।